सोनाली। एन न्यूज़ लाइव के खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज एन न्यूज़ लाइव के खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है श्वेता सुमन जी। कृष्णा कलायन कला केंद्र की निदेशक, समाज सेवी, शिक्षिका श्वेता सुमन जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भागलपुर में शास्त्रीय गायन एवं नृत्य की शिक्षा का अलग जगा रही हैं। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर जो सफलता का परचम लहराया है वो काबिले तारीफ है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी उनका प्रयास सराहनीय है। जी मैम, एन न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एक शिक्षिका हूँ, अभी प्राचार्य के पद पर हूँ, माउंट फॉरबिड स्कूल हबीबपुर, और कृष्णा कलायन कला केंद्र संस्था के निदेशक हूँ, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और बच्चों को तालीम दी जाती है। इनका इस नृत्यांगना का नृत्य का आप पर रुझान कब से आया और कैसे आया? ये नृत्य संगीत का महत्व हमारे परिवार में भी बहुत है। कहते हैं कि मेरे दादाजी बहुत अच्छा रामायण गाते थे, और उस ज़माने में सुनने में आता है, मैं यहीं नाथनगर मधुसूदनपुर की जी बिल्कुल, मेरा पैतृक गांव वही है। और पिताजी बता चुके, मैं अपने दादाजी को देख नहीं पाई, लेकिन पूरा गांव उनके बारे में बोलता है कि हमारा परिवार शुरू से शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्यबद्ध रहा। संगीत का रुझान जब मैं 6 महीने की थी, तब रेडियो से सुनकर ही सब काम होता था। हमारे टाइम में तो टीवी नहीं था। तो उस समय से ही आप कहें कि संगीत मेरा जीवन था, और शायद इसी उद्देश्य से ईश्वर ने मुझे भेजा। और बचपन से ही जहाँ मैं रहती थी, शिक्षा के साथ साथ डॉन बॉस्को एकेडमी, फिर हार्टमैन गर्ल्स हाई स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई, फिर बीएड किया गढ़वा से। तो टीचर बनने का शौक़ बड़ा था बचपन से ही। जो हमारे यहाँ वो मेड सर्वेंट्स के बच्चे आते थे गली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो करेक्शन करना और निर्देश देना, तो मैं बहुत एंजॉय करती थी। और आसपास के स्कूल्स में बचपन से ही मुझे बुलाया जाता था, कुछ डांस सिखाना है, कुछ करना है। तब तक औपचारिक तालीम नृत्य की नहीं हुई थी। हाँ, संगीत की औपचारिक तालीम बहुत बचपन से ले रही हूँ। जब मैं क्लास 2 में थी तब से विनय कुमार सिन्हा जी पहले गुरु थे शास्त्रीय संगीत के। फिर डॉक्टर शंकर प्रसाद, मेरे पिताजी के मित्र, वो हमारे यहाँ ऐसे ही जो खाने पर आए, और जो नॉर्मल वो चूँकि बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं और बहुत बड़े संगीतज्ञ, कंपोज़र, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। और भारतवर्ष में, बिहार में खासकर नृत्य नाटिका की श्रृंखला उनके द्वारा शुरू की गई, मीरा, कृष्ण, चैतन्य, कामायनी। तो इन सारी नृत्य नाटिकाओं में मैंने भाग लिया, और इसका श्रेय उनको जाता है। और तमाम चीज़ें हमने सीखी, तो तब से रुझान रहा नृत्य के प्रति, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। भाग लेने लगे नृत्य नाटिकाओं में। और फिर बगल में एक बैंक कॉलोनी थी, तो वहाँ दूर से एक भरतनाट्यम के टीचर आए, तो 2, 2.5 साल, 3 साल मैंने भरतनाट्यम भी सीखा। तो आपने किस उम्र से सीखना शुरू किया वो भरतनाट्यम? भरतनाट्यम मैं क्लास 4 में थी, पहले भरतनाट्यम ही शुरू किया। एक्चुअली कथक का उस समय वहाँ पर हमारे आसपास, चूँकि जहाँ हम लोग रहते थे दीघा, और जो इंस्टीट्यूशंस था वो काफ़ी दूर था, तो स्कूलिंग के बाद वो तय कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था। हाँ, कार्यक्रम में मैं जाती थी, और वो एक वर्कशॉप की तरह होता था। जितनी भी नृत्य नाटिकाएँ मैंने 1988 से शुरू की, तो वहाँ अपने आप में जो भी दीदी लोग आते थे, जो भी कलाकार होते थे, वो अपने आप में बहुत गुणी और उत्कृष्ट, और वो देखते देखते मेरे भीतर वो सब कुछ आने लगा। तो एक औपचारिक तालीम जो होती है, ये कहा जाए संगीत का तो ले रही थी, लेकिन नृत्य की तालीम मेरे अनुभव से ही मुझे आया। शुरू से तो औपचारिक तालीम शुरू नहीं की। क्लास 4 में थी तब जाके भरतनाट्यम 2, 2.5 साल सीखा, फिर वहाँ से वो गुरुजी का ट्रांसफ़र हो गया। हाँ, मेरी चाहत हमेशा रही कि मैं प्रॉपरली सीखूं
और फिर संयोग बना जब मैं इंटरमीडिएट बीए पार्ट 1 में थी, और नीलम चौधरी जो हमारी पहली कथक की गुरु हुई, वो अभी बिहार प्रशासनिक सेवा में भी हैं, और काफ़ी महाराज जी की शिष्या हैं और बिरजू महाराज जी की शिष्या हैं। जो वो मतलब वो घराना जो बोला जाता हाँ, है, वो लखनऊ घराना है, हमारा लखनऊ घराना है। हाँ, तो वहाँ से फिर कथक की प्रॉपर तालीम शुरू हुई, जो भी वहाँ सीखा, और वहीं उनके हस्बैंड राजीव अंकल जो राशिद खान के शिष्य थे, तो ऐसे करके आगे बढ़ी तालीम मेरी। तो जीवन में ईश्वर ने समय समय पर इतने गुणी गुरुओं को भेजा, इसके लिए मैं सदैव आभारी हूँ कि आपके जीवन में बहुत मैटर करता है कि आपके जीवन में गुरु कैसे आए। जी। तो वहाँ से ये औपचारिक तालीम शुरू हुई, और फिर कार्यक्रम का सिलसिला तो भारतवर्ष तो में। आप कुशल नृत्यांगना बन चुकी हैं, तो आप ये बताइए कुशल नृत्यांगना बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? कुशल नृत्यांगना हूँ या नहीं, क्या बोलूँ, ये तो आप सब डिसाइड करेंगे, वो आपका काम जी। वो आपका, एक कुशल व्यक्ति बन के जितना जानती हूँ उतना दे पाऊँ, यही बहुत है। क्योंकि जैसे उतनी तालीम के बाद, उतने अनुभव के बाद हर लड़की के जीवन में शादी होती है, उतार चढ़ाव बिल्कुल है, मतलब शादी हुई तो आपका दायित्व बदला, और उस दायित्व को भी मैंने बड़ी ईमानदारी से निभाया, और 12 साल मेरा नृत्य संगीत के जीवन में एक तरह से विराम हुआ। ये नहीं कि कोई प्रेशर था, बस संभावनाएं नहीं थी। 2 जुड़वा बच्चे हुए और उनके लालन पालन, वो भी एक प्रायोरिटी था। तो ये भी बात है कि इट्स नेवर टू लेट। सपनों को कभी मैंने मरने नहीं दिया। ये कहना ख़त्म है कि शादी के बाद आपका जीवन ख़त्म हो जाता है, नहीं, ये तो मैं भी नहीं, हाँ, ये नहीं, और ये मानना भी नहीं चाहिए। मैं ये बात अपने अनुभव से कह रही हूँ। तो लगातार मैं प्रयासरत रही, और जैसे मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र दिल्ली था, तो उस समय बच्चे छोटे थे, संयोग नहीं बन पाया। फिर मैं समस्तीपुर आई, वहाँ संगीत का मामला बना, तो फिर वहाँ से मैंने अपनी जो छूटी हुई तालीम थी वो शुरू किया, एग्ज़ाम देना शुरू किया, फिर से एग्ज़ाम देना शुरू किया। भागलपुर में कब से आ रही हैं? भागलपुर में 2012 में आई, और 2013 से संगीत के लिए श्री गोपाल मिश्रा जी से जुड़ी, जो वो संगीत के बहुत अच्छे जानकार हैं, और कथक नृत्य के लिए मिथिलेश सर से जुड़ी। तो इन लोगों से जुड़ने के साथ क्या हुआ कि जो मेरा छूटा हुआ पोर्शन, एक रिवीजन जो है, ये फिर से बहुत मदद मिली मुझे खड़े होने में, और मेरे रियाज़ की प्रक्रिया फिर शुरू हुई, और फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। बहुत अच्छा, ये गुरु परंपरा के बारे में कुछ बताएं। गुरु परंपरा अपने आप में भारतीय संस्कृति की बहुत ही सुदृढ़ परंपरा है, जो कहीं ना कहीं आज के डेट में अपना मान खो रही है। पहले ज़माने में गुरु शिष्य परंपरा, या हम लोगों ने जो गुरु शिष्य परंपरा देखा, आज भी उस बात को मतलब गुरु ईश्वर के ही तुल्य होता है, और उसकी जो भूमिका है उसकी अनदेखी हो ही नहीं सकती, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। आज की पीढ़ी को ये बात सीखने की ज़रूरत है कि ज्ञान तालीम देने वाला किसी ईश्वर से कम नहीं। तो आप, ईश्वर भले ही उसे माध्यम बनाता है, तो इसीलिए हमें अपने गुरु का मान सम्मान और गुरु का ध्यान, या उनसे ली गई प्रशिक्षण का हमेशा मान रखना चाहिए। और फिर गुरु शिष्य परंपरा में आज के डेट में जितने मॉडर्न शिष्य हो गए हैं, गुरु भी मॉडर्न हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं स्वार्थलिप्तता हम लोगों को लेके डूब रही है। तो हमें हमेशा प्रोग्रेसिव सोचना पड़ेगा, वो चाहे गुरु हो या शिष्य। शिष्य को भी प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, और गुरु को भी प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। और अगर कोई गुरु शिष्य, तभी एक अन्योन्याश्रय संबंध और सुंदर संबंध, जिसकी गाथा पूरा विश्व गाता है, भारत का गुरु शिष्य परंपरा का जो गाथा है, वो तब सार्थक होगी जब इस पर हम सब अमल करेंगे। मैंने सुना है बेखौफ आज़ाद जीने दो एक मुहिम चला रही हैं आप, इसके बारे में बहुत चर्चा में आई है आप, तो ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? बेखौफ आज़ाद जीने दो,
ये हमारा अधिकार है। महिलाएं इसी बात पर आकर कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है। ये समाज में जो इनसिक्योरिटी है, मैं बता दूं, जब मैं सेंट ट्रेसा स्कूल में पढ़ाती थी और कुछ बच्चियां थी और कुछ महिलाएं आई मेरे पास कि मैडम आप वहाँ सिखाती हैं तो घर पे भी आप कुछ सिखाएं मेरे बच्चों को, बच्चियों को शौक़ है, लेकिन हम लोग सब जगह नहीं भेज सकते। तो ये बातें मेरी समझ में नहीं आई, सब जगह नहीं भेज सकते मतलब अब समझती हूँ ये जो असुरक्षा का भाव है तो कहीं ना कहीं बच्चियों के लिए। फिर बाद में लगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर ये सपना था नृत्य संगीत का शौक़। तो फिर आगे चलकर मैंने बहुत सी महिलाओं को जोड़ा, सिखाया और उनको मंच भी दिया। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मंच से याद आया, गंगा नृत्य नाटिका का मंच आपने किया जिसमें आपने बहुत ख्याति बटोरी, आपने जिसमें कई कलाकारों को तालीम दी, उन्हें मंच दिया, इसमें आपका क्या ध्येय रहा? पहले तो गंगा जो हमारी संस्कृति की प्रतीक है जी। और आज बहुत ही पीड़ा में है, तो इस पीड़ा को जब तक हम जैसे हम माँ की पीड़ा को समझते हैं वैसे अगर हम नदी की पीड़ा को भी समझें, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो गंगा का उद्धार क्या करेंगे। आज गंगा किस ध्येय से अवतरित हुई और आज उनका क्या हश्र है, ये हम सबसे छुपा नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब तो जिम्मेदार हैं। तो अपनी बात को रखने के लिए मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा, चूँकि एक कलाकार हूँ, रंगकर्मी हूँ, तो सांस्कृतिक मंच से मैंने ये बात कही, गंगा की पीड़ा को रखी और मैंने खुद गंगा की भूमिका की और 1.5 साल लगा इसको मंच तक लाने में। और इससे कई कलाकार जुड़े और जिनका सहयोग मैं भूल नहीं सकती। आज अगर गंगा हुआ है तो वो एक टीम वर्क के चलते हुआ है। मैंने देखा था, वो एक टीम वर्क के चलते हुआ है और इसमें नहीं भी तो 100 नाम हैं। मुख्यतः सबसे पहले जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा कविंद्र मिश्रा जी, म्यूज़िक दिया श्री गोपाल मिश्रा जी, डॉक्टर तुषार अभिषेक जिन्होंने तबले के साथ साथ और भी जो सहयोग, सपोर्ट, चीज़ों को मैनेज करना, उनका सहयोग रहा। ये मतलब क्या बोलूँ, इन सबों के सहयोग से ही आज ये संभव हो पाया है। इतना गर्व होता है कि मैंने एक सोच रखा, एक नींव डाली, सबने सहयोग और इतना सहयोग मिला मुझे। ये सुनने में आया है मीरा नृत्य नाटिका ने भी देश भर में ख्याति बटोरी है, तो इनके बारे में कुछ बताएं। तो मीरा के बारे में ये बता दूं कि उनका प्रेम, उनका समर्पण तो अपने आप में अद्भुत था ही। दूसरी बात जो वो सिखा गई कि मीरा ने अपने आप को ब्रांड बनाया, वो ब्रांड के पीछे नहीं भागी। आज के दौर में मैं बता दूं जो फैशन है कि आप किसी बड़े ब्रांड के लिए, किसी ब्रांड के पीछे भागते हैं, तो मीराबाई ने सिद्ध कर दिया कि उनका समर्पण, उनका जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम का उन्होंने संदेश दिया है पूरे विश्व में, उसकी कोई तुलना नहीं है। इसीलिए वो संतों में संत शिरोमणि कहलाई। और इतनी बड़ी बात कि वो उनके गुरु रैदास थे, वो कभी भी किसी बड़े नाम के साथ नहीं बैठी। ये सही बात है कि नृत्य के साथ साथ संगीत का शौक़ है। मैं गज़ल, भजन, फोक गाती हूँ और संगीत के हर पक्ष को जीना चाहती हूँ। कोई ये नहीं है कि मुझे सिर्फ इतना ही करना है। ऐसे जो भी रोचक है, जो भी सुंदर है, उसको अपनाती हूँ और उसकी प्रस्तुति से मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। तो आपके आग्रह पर एक गीत। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। में संगीत का होना बहुत आवश्यक है
और हर इंसान अगर इससे जुड़े, भजन, गज़ल, जो भी है, आप ईश्वर को याद करते हैं तो भी संगीत आपका माध्यम होता है। एक बात ये कि अभी तक में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? मैं अपनी सब उपलब्धियों से खुश हूँ। अभी रिसेंटली एक काम किया मैंने, जीवन जागृति सोसाइटी से डॉक्टर अजय सिंह जी ने एक अवसर दिया। मूक बधिर बच्चों को एक्सीडेंट पर कुछ बताना था और समय बड़ा कम था। ये चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि वो बहुत चैलेंजिंग है। अभी तक जितने भी चीज़ें मैंने सिखाई वो लोग बोल सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन मूक बधिर बच्चों को संगीत के साथ कुछ कराना, मैंने हो ना चैलेंज एक्सेप्टेड, तो चलो ठीक है। मैंने कभी किसी काम को ना नहीं कहा और ऐसा करने से कुछ ज़्यादा गर्व महसूस होता है? बहुत गर्व। जब उन बच्चों के बीच गई, अभी दोबारा मैं जा नहीं पाई हूँ, मुझे जाना है, जब उन बच्चों के बीच गई और उनकी उत्सुकता और उनके बीच का टैलेंट मैं आपको बता नहीं सकती, वो देखकर और ज़्यादा और अच्छा लगा। और जब उन बच्चों ने पूरा कोऑपरेट, हालांकि सुन नहीं सकते थे, तो काउंटिंग में इस तरह से एक्शन के साथ, ये काउंटिंग के साथ, क्योंकि जो म्यूज़िक बज रहा है वो सुनने में असमर्थ थे, तो कैसे होगा, क्या होगा, मतलब ये जब तक आप संगीत सुनेंगे नहीं, क्या करेंगे? आपको हल्का सा, हम लोग जब रियाज़ करते हैं या म्यूज़िक हल्का सा भी कम होता है तो करने में मज़ा नहीं आता है या समझ नहीं आता है कि कैसे प्रस्तुति होगी, वो मूड नहीं बनता। लेकिन उन बच्चों का, जिससे प्रकृति ने ये क्षमता ही नहीं छीन ली, लेकिन जब मैं उन बच्चों के बीच गई और उस काउंटिंग के साथ, उस एक्सप्रेशन के साथ, उस भाव को उन्होंने समझ कर किया, तो मैं कहती हूँ कि उनको हल्का सा प्रोत्साहन और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और मैं फिर उनके बीच जाऊँगी और फिर किसी कार्यक्रम में प्रस्तुति की तैयारी करूँगी। ये अपने आप में एक चैलेंजिंग पक्ष था। बस बच्चों के बीच कुछ दे पाऊँ, यही अपनी उपलब्धि मानती हूँ और ईश्वर का आशीर्वाद मानती हूँ। आज की पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आज की पीढ़ी के लिए संदेश यही है कि आज की पीढ़ी को ये बात समझना होगा। और वैसे माता पिता जो अपने बच्चों को समेट के रखना चाहते हैं, वो निकलने देना नहीं चाहते घर से, देखिए उसका कारण, तो वो कारण समेट के क्यों रखते हैं? असुरक्षा का भाव है। आज बच्चियां जो घर में बंद हैं, पैक हैं, या उनको मन मुताबिक रोज़गार करने की आज़ादी नहीं है, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के तो महिला सुरक्षा बहुत बड़ा दाग धब्बा है हमारे समाज पर। जहाँ हम एक तरफ दुर्गा माँ और मातृशक्ति की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उसी मातृशक्ति की अस्मिता को हमारे समाज में तार तार होता है, मजाक का मुद्दा बनता है ये, या क्या बोलूँ। तो पहले तो समाज को बहुत ही निष्पक्ष होकर सोचना पड़ेगा, और अच्छा काम हो रहा है तो बहुत पॉजिटिव विचारधारा के साथ एक अच्छे विचार को सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैंने अभी दैनिक जागरण के संस्कार शाला में एक चर्चा छपी मेरी परसों, अच्छा लगा मुझे। मैं से हम की बात, मैं अक्सर बात करती थी कि हमें मैं, वो बात कहते हैं ना, जिसे मैं की हवा लगी उसे दवा न दुआ लगी, तो वही बात है। हमें मैं से निकलकर हम की ओर आना पड़ेगा, एक पॉजिटिव टीम बनाकर काम करनी होगी। और अगर कोई अच्छा कर रहा है तो कम से कम उसे सपोर्ट तो करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम उसका लेग पुलिंग कर रहे हैं या बैक बाइटिंग कर रहे हैं। और नई पीढ़ी के को सजग रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे आने वाले भविष्य के कर्णधार हैं। देश उन पर ही टिकने वाला है। तो समय की पाबंदी और पंक्चुअल होना, अनुशासन प्रिय होना और बड़ों की रेस्पेक्ट करना, जो कहीं ना कहीं आज के डेट में आज की पीढ़ी बहस ज़्यादा करती है, आर्गुमेंटेटिव हो गई है। एक शिक्षक होने के नाते, एक माँ होने के नाते, या आसपास के बच्चों को जो देखती हैं, तो इतनी कमियां हैं। तो हम लोग अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते कि चलो आज का समय बदल गया है, शिक्षा की शैली बदल गई है, या सोशल मीडिया आ गया। तो सोशल मीडिया का भी पॉजिटिव
अप्रोच होना चाहिए, जी। उसको वो समय बर्बादी का कारण हो गया। जी। तो कम से कम नई पीढ़ी से अनुरोध है कि अभी से ही उस माया जाल में ना पड़े। तो अपने दायित्वों को अपने उम्र के अनुसार निभाएं, ये बहुत ज़रूरी है। जी। तभी आप सीख पाएंगे और आप देश का एक उज्जवल भविष्य बन पाएंगे। और माता पिता गुरु का सम्मान करें और तभी आपका भविष्य भी अच्छा होगा और आप देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। यही मेरा संदेश है नई पीढ़ी को। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला, तो धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया और इतनी बातें मुझसे की। धन्यवाद।